हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूपी बोर्ड स्पेशल सेशन में 100 सवाल बेमिसाल सीरीज के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी दोनों ही बुक से, चाहे फिर वो फ्लेमिंगो हो या विस्तास, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से हम टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे गए हैं एंड दोबारा से चांसेस है कि आने वाले 2024 एग्जाम में आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ये सभी सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और तैयारी कर रहे हो अपने इंग्लिश के एग्जाम की, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये पूरी सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, वो आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो मेरा नाम है निकिता सिंह और बिना किसी देरी के करते हैं हम इस वीडियो को चालू। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 2 किताबें हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो दोनों ही बुक्स के अंदर से, ठीक है, सभी चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो सबसे पहला चैप्टर अगर हम फ्लेमिंगो बुक से देखें तो आपके पास है द लास्ट लेसन, फिर उसके बाद डीप वाटर भी है, लॉस्ट स्प्रिंग भी है। सो वो तीनों ही चैप्टर्स में से, और साथ ही साथ रैट ट्रैप। तो इन सभी चैप्टर्स जो है ना, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इन सभी में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो सबसे जरूरी है उस चैप्टर के अंदर से, आपको पता ही होना चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर, तो वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। चलो, डे 1 है, पहला दिन है 100 सवाल बेमिसाल सीरीज का। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आ जाते हैं हम हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से है कि हाउ एंड व्हाई वाज एम हमेल ड्रेस डिफरेंट दैट डे। अब आप समझ गए ना, दैट डे मतलब कौन से दिन की बात हो रही है। तो यानी कि ये वो दिन है जिस दिन एक्चुअल में, और चैप्टर कौन सा है वो भी आप समझ गए होंगे एम हमेल सुन करके, कि ये चैप्टर जो है वो है द लास्ट लेसन। अभी उस दिन की बात हो रही है बेटा जिस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, जिस दिन एक्चुअल में बुलेटिन बोर्ड पर ये नोटिस जारी हो चुका था कि भाई अब है ना, एल्सेस लोरेन के अंदर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ी जाएगी, उस पर रोक लगा दी गई है पढ़ने पढ़ाने पर, और अब बल्कि जर्मन जो भाषा है वो सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि हमने मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी के बारे में बात करी है ना, कि ऐसे पुरुष प्रधान समाज, तो वैसे ही हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, यानी कि अपनी भाषा को दूसरी भाषाओं से बेहतर समझना। और वही किया जा रहा था जर्मन के द्वारा, जर्मनी के लोगों के द्वारा, जर्मन पीपल के द्वारा, कि वो अपनी भाषा को इतनी अहमियत दे रहे थे कि उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ना एक्चुअल में एल्सेस लोरेन पे रूल लगा दिया कि अब आप फ्रेंच नहीं बोल सकते हो। ठीक है, प्रूशियन वॉर जो हुआ था उसमें क्योंकि जर्मनी जीत गई थी और कब्जे में आ गए थे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स फ्रांस के, तो इन्होंने वहां पर अपनी चलानी चालू कर दी थी। अब होता क्या है कि इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो भाई एम हमेल जो है वो अपनी भाषा, वो फ्रेंच टीचर थे और पिछले 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस दिन, और वो उनका आखिरी दिन होता है, वो उनकी आखिरी क्लास होती है, उसके बाद वो शहर छोड़ करके, डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके, देश छोड़ करके जा रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, तो इस वजह से ना वो अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहन करके आते हैं उस दिन, वो कपड़े जो वो सिर्फ खास दिनों पे पहना करते थे, है ना, ग्रीन वेलवेट कोट, फ्रिल वाली शर्ट, टोपी, वो कपड़े पहन के आते हैं जो वो या तो निरीक्षण के दिन, है ना, किसी कोई इंस्पेक्शन के दिन, है ना, या फिर ऐसे किसी एनुअल डे, ऐसे किसी इंपॉर्टेंट दिन पे पहनते थे जो कपड़े, वो खास कपड़े वो पहन करके आए थे उस दिन, बिकॉज वो चाहते थे एक रिस्पेक्ट दिखाना, वो चाहते थे कि भाई आज ये मेरी आखिरी क्लास है, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इस वजह से उन्होंने वो स्पेशल कपड़े पहने थे। ठीक है, सो यही आप लोग लिखोगे इस आंसर के अंदर। तो देखो, एम हमेल वॉज ड्रेस्ड डिफरेंटली ऑन द डे ऑफ हिज फाइनल लेसन। वो अपना, उनका उस दिन आखिरी क्लास थी, उस दिन वो इतना अलग कपड़े पहन करके आए थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स, है ना, वो अलग कपड़े पहन के आए थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे, एक तो सबसे पहली बात क्या, कि वो सबसे अपने बेस्ट, जो उनके सबसे अच्छे कपड़े हैं, जो वो खास दिनों पे पहनते हैं, वो कपड़े उन्होंने पहने थे। ठीक है, और वो क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि वो रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू शो हिज रिस्पेक्ट फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओकेजन एंड हिज लव फॉर हिज कंट्री डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय जर्मन्स। क्योंकि वो चाहते थे, वो रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे वो अपने देश के प्रति। ठीक है, और वो खास मौका है भाई जिंदगी में, आज मेरा आखिरी लेसन है, मैं इसके बाद कभी नहीं पढ़ाऊंगा। एम हमेल के मन में वो चल रहा था कि मेरी आखिरी क्लास है, ये बहुत स्पेशल है ना, और मुझे इसे स्पेशल बनाना पड़ेगा, इसलिए स्पेशल कपड़े पहन करके गए वो उस दिन। उसके प्रति वो इज्जत दिखा रहे थे, उस भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति, जो देश अब उनका नहीं रहा, जो जगह अब उनकी नहीं रही, क्योंकि वो जर्मन ने हथिया ली है। ठीक है, एज फ्रांस नोट्स इन द स्टोरी, एम हमेल हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब बेटा आपको यहां पर यह भी समझाना पड़ेगा, ठीक है,
क्यों और कैसे वो अलग कपड़े पहन करके आए थे उस दिन। तो वो क्यों पहन करके आए थे कपड़े, क्योंकि वो खास दिन था, वो स्पेशल कपड़े पहन करके आए थे। अब उस स्पेशल कपड़ों में उन्होंने क्या पहना था वो भी बताना है। तो फ्रांस हमें क्या बताता है, फ्रांस के द्वारा बताया जाता है कि वो उस दिन अपना ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा कोट पहन के आए थे, झालीदार है ना, ऐसे लहराए 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 से कॉलर थे, झालीदार कॉलर, वो वाली शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, छोटी सी सिल्क टोपी पहनी हुई थी, और उस सब के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, उस सब के ऊपर कारीगरी आप कह सकते हो, कढ़ाई बुनाई हो रखी थी। और वो ये कपड़े सिर्फ तब पहनते थे जिस दिन इंस्पेक्शन होता था या प्राइस डेज, है ना, कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि खास मौकों पे ये कपड़े पहनते थे। ठीक है, हेमेल्स अटायर रिफ्लेक्ट्स हिज सेंस ऑफ ड्यूटी एंड हिज कमिटमेंट टू टीचिंग। अब उनके ना, अब आपने ये भी बताया कि भाई उन्होंने, है ना, क्यों अब इतने अलग तरीके से तैयार होके आए थे और कैसे अलग तरीके से तैयार होके आए थे। तो अब आपने ये बता दिया कि वो क्यों तैयार होके आए थे अलग तरीके से, क्योंकि वो मौका ही ऐसा था। किस तरीके से उन्होंने अलग कपड़े पहने थे आपने वो भी बता दिया कि वो खास कपड़े पहन के आए थे जो वो किसी खास दिन पे पहनते थे। अब इससे हमें समझ में क्या आता है, तो इस उनके करे गए, उनके द्वारा ये जो एक्ट उन्होंने किया, है ना, इस जेस्चर से, इस कदम से हमें यह समझ में आता है कि उनका वो कितने जुनूनियत थी उनके अंदर, है ना, कितने कितने एक डेडिकेटेड टीचर थे कि भाई मैंने इतने टाइम, इतने सालों तक इस पूरी अपनी जिंदगी जो है इस भाषा को दी, इस देश को दी, देशभक्ति में निभाई, और अब क्योंकि ये टाइम आ चुका है कि अब आज के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो अपनी रिस्पेक्ट, अपना पूरा प्यार, अपनी पूरी इज्जत दिखाना चाहते थे, ठीक है, अपनी उस भाषा के प्रति। और वो, इससे हमें ये भी पता चलता है कितने डेडिकेटेड टीचर है, क्योंकि जब उनके पास मुश्किल भी आती है ना, तब भी वो क्या करते हैं, इतनी मुश्किल के समय में भी वो डट के खड़े रहते हैं और उस दिन भी बच्चों को पूरा पढ़ाते हैं, है कि नहीं। बाय ड्रेसिंग अप फॉर हिज फाइनल लेसन, वो अपने आखिरी क्लास के लिए इतना तैयार होकर आते हैं, तो उससे वो ये दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को दैट ही टेक्स देयर एजुकेशन सीरियसली। उनसे ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे लिए तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी शिक्षा मेरे लिए बहुत जरूरी है ना, और वो प्राउड है अपने काम को लेकर के, और जो भी उन्होंने आज तक किया अपनी भाषा पे और हर चीज पे वो बहुत गर्व खाते हैं। ठीक है, तो ये वो दर्शाना चाह रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्यों वो कपड़े पहन कर आए थे और कैसे कपड़े पहन के आए थे। मैंने आपको क्लास में भी बताया था बेटा, उन्होंने क्या क्या डिटेल्स है ना उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या अलग पहना हुआ था, क्यों अलग पहना था, वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट वाज द न्यूज व्हिच वाज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्या खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी थी। तो अगर आपको याद हो, तो जब फ्रांस तेजी से भागते हुए जा रहा होता है क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो जाता है, तो टाउन हॉल यानी कि, है ना, आपका जो बैठक एक तरीके से कहते हो, तो उसके सामने से जब वो गुजरता है तो उसे पता चलता है कि वहां बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लग रही है। ठीक है, वो तब तो उस बुलेटिन बोर्ड को नहीं पढ़ता, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है कि बुलेटिन बोर्ड पे ये खबर लगी थी कि जर्मनी जो है, क्योंकि जीत चुकी है प्रूशियन वॉर में, है ना, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रांस और प्रूशिया, जो पहले के जमाने में प्रूशिया लेकिन आज के जमाने में जर्मनी कहलाता है, उनके बीच में जो जंग हुई थी, उस जंग में क्योंकि जर्मनी जीत गई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने रोक लगा दी थी कि अब ये जगह हमने हथिया ली है, अब यहाँ पे केवल हमारी भाषा जो है बोली जाएगी, पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, और फ्रांस जो फ्रेंच भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। यही खबर लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर। तो आप यही बताओगे कि देखो, पिछले 2 सालों से जितनी भी गंदी खबरें हैं, मनहूस खबरें, बैड न्यूज जो आती है, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। ठीक है, चाहे फिर वो हारे हुए जंग के बारे में हो या फिर ऑर्डर, है ना, हो कमांडिंग ऑफिसर का, वो सब कुछ उसी नोटिस बोर्ड के ऊपर लगता था। और उस दिन जो खबर आई थी वो ये थी कि ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा जो है वही पढ़ाई जाएगी स्कूल में, एल्सेस और लोरेन के। ठीक है ना, ये खबर जो है नोटिस बोर्ड पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से क्राउड वहां पर इकट्ठा हुआ था पढ़ने के लिए। ठीक है, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई, इस चैप्टर से पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई क्या कहते हैं, क्या खबर थी, है ना। चलो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से निकल के आता है वो ये वाला है। ठीक है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइजेस हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। कि हम तब उस चीज को पता, मतलब हमें उसकी अहमियत तब पता चलती है जब वो खो जाती है हमसे। ये इस चैप्टर में भी बताया गया है कि जब उन लोगों के पास से ना वो मौका निकल जाता है इस भाषा को सीखने का, जब उन्हें लगता है कि अब तो ये निकल गया मौका हाथ से, तब जाकर के उन्हें वो भाषा इतनी प्यारी लगने लग जाती है कि गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग भी उठ करके क्लास में आ जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो जब कोई चीज खो जाती है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिला है। तो हमें यही दिखाना है कि कैसे हमें ये चैप्टर में देखने को मिला और ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि जब कोई चीज खो जाती है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। ये हमें चैप्टर में ऐसे देखने को मिलता है कि जितने भी गांव के लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, टाइम रहते उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी पढ़ने को, वो खुद अपने समय पर नहीं पढ़े। बल्कि फ्रांस के जो मम्मी पापा है वो भी नहीं चाहते थे कि फ्रांस जो है वो पढ़ने जाए, वो चाहते थे कि भाई ये पैसा वैसा कमा ले घर पे, पढ़ के क्या करेगा। लेकिन जब पता चला कि अब जो है भाषा कभी पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तब उनको उस दिन बुरा लगता है और वो सारे स्कूल पहुंच जाते हैं आखिरी क्लास में। तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई जब कोई चीज खोती है ना तब उसकी अहमियत समझ में आती है।
तो बच्चे यही आप समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। द ह्यूज क्राउड ऑफ विलेजर्स एट अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, their silent presence in class, the absence of the usual commotion at school, and the emotions engulfing M. Hamel and Franz, representing the teacher and the student community respectively, were all signs that the villagers realized how important their language was to them. अब यहाँ पे अलग अलग कहानी में अलग अलग हमें संकेत दिखे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और उनको अपनी भाषा को खो देने का गम था, और उनको उनकी अहमियत समझ में आ रही थी। कौन से अलग अलग संकेत है वो? देखो, सबसे पहला संकेत क्या कि यूजुअली हम जो है फ्रांस वो बताता है कि यूजुअली स्कूल में है ना वो लेट हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं तो सोच रहा था स्कूल में बहुत शोर शराबा हो रहा होगा, हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, उसका फायदा उठा के मैं क्लास में घुस जाऊंगा। लेकिन उस दिन स्कूल बहुत शांत था, यानी कि लोगों को समझ में आ रहा था है ना कि भाई कुछ गलत हुआ है और इसके बारे में हम क्या ही खुशी मनाएं। तो सब लोग मातम सा छाया हुआ था हर जगह, स्कूल बहुत शांत था। बुलेटिन बोर्ड के बाहर के आसपास इतनी भीड़ लगी हुई थी, है ना, वो सभी जो हैं। फिर क्लास के अंदर एक्चुअल में क्या कहते हैं, सारे विलेजर्स गांव वाले आकर के बैठ गए थे। फिर एम हमेल और फ्रांस को एकदम ऐसे थप्पड़ जैसी चीज लगती है ना कि जैसे पता नहीं बिजली गिर गई उसके ऊपर, जब उसे ये खबर पता चलती है कि आज के बाद वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा। एम हमेल का पूरा जो नजरिया और हुलिया होता है वो ऐसा होता है कि वो बहुत उदास होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों से इस बात का संकेत मिलता है कि इन लोगों को रियलाइज हो रहा होता है कि भाई आज के बाद ये जो भाषा है हम नहीं सीख पाएंगे, तो इनको दुख हो रहा होता है ना। जब चीज खो गई है उसे अब जब वो उनके पास से खो गई है तब ये उसका एहसास, उसकी जरूरत, उसके महत्व को समझ पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों से हमें ये बात का पता चलता है, इन सभी संकेतों से हमें इस बात का पता चलता है, ठीक है। इन द नरेटिव यानी कि इस कहानी के अंदर एम हमेल क्लेम्ड दैट द पीपल ओनली कम टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समवन और समथिंग इन देयर लाइव्स आफ्टर इट हैज बीन टेकन फ्रॉम देम और लॉस्ट। चैप्टर के अंदर एम हमेल भी इस बात का दावा करते हैं कि लोग जो हैं वो तभी इस बात को समझ पाते हैं किसी चीज की क्या अहमियत है या किसी व्यक्ति की क्या अहमियत है जब उस व्यक्ति को या उस चीज को उनकी जिंदगी से छीन लिया जाए। एम हमेल खुद कहते हैं इस बात को कि हम ना तब समझते हैं उस चीज की अहमियत जब वो हमसे दूर चली जाती है, ठीक है। तो आप यही बताओगे, द पीपल ऑल्सो केम टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द बर्लिन रेजिम। लोगों को भी समझ में आ गया कि भाई उनकी भाषा की क्या अहमियत है। जब उनके ऊपर ये रूल लागू हो गया कि अब भाषा नहीं सीख पाओगे, लोगों को भी समझ में आया। जो पहले वो नहीं समझ पा रहे थे, बाद में उनको उसकी अहमियत समझ में आई, अपनी भाषा की अहमियत समझ में आई, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हो कि वो लोग फिर उठ के आ भी तो गए थे स्कूल में पढ़ने के लिए, सारे छोटे बच्चे भी ध्यान से पढ़ रहे थे। फ्रांस भी उस दिन बहुत सीरियस होकर के पढ़ रहा था, जो कि उसने कभी इतना सीरियसली नहीं पढ़ा था, है ना। उसे सारे रूल्स भी समझ में आ रहे थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि चैप्टर इसी मुद्दे पे बात करता है कि लोग पहले नहीं समझ पाए वक्त रहते, लेकिन बाद में उनको पछतावा हुआ, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है आपका चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना बात हो रही है किसके बारे में? बात हो रही है मुकेश के बारे में। मुकेश और उसका एटीट्यूड सिचुएशन के प्रति कैसे अलग था उसके परिवार से। यानी कि आपको याद है लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर हमने साहिब आलम और मुकेश की कहानी पढ़ी थी। साहिब आलम जो एक कचरा बीनने वाला बच्चा था, रैग पिकर था, और वहीं पे मुकेश जो है, मुकेश एक मैकेनिक बनना चाहता था, जो कि चूड़ी बनाने वाले शहर फिरोजाबाद में रहता था, और उसके घर पे भी सब लोग क्या करते थे, चूड़ी बनाने का ही काम करते थे। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है ये फिरोजाबाद वाले मुकेश की कहानी से है कि भाई मुकेश के सपने कैसे अलग थे, मुकेश का नजरिया जिंदगी के प्रति कैसे अलग था उसके परिवार से। तो बेटा ये तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि देखो वहां पे रहने वाले सभी के लिए क्या बनाया जाता है, वहां पे रहने वाले सभी लोगों के लिए ये मतलब होता है ना, डिसाइडेड रहता है, पैदा होने से पहले पता रहता है चूड़ी बनाने वाले का बच्चा भी चूड़ी ही बनाएगा। वहां पे हर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यही काम कर रहे होंगे कि सब चूड़ी बना रहे हैं, वहां पे यही उनकी कास्ट है, यही उनकी जात है, वो इसी काम में चलते चले जाएंगे। लेकिन मुकेश जो है उस धुंधले, उस काले फिरोजाबाद की भट्टियों के अंदर भी बैठ करके वो सपना देखता है कि मैं जो ये चलती आ रही है प्रथा, इसको तोड़ूंगा और मैं कुछ अलग करूंगा, मैं एक मैकेनिक बनूंगा, मैं मोटर कार जो है उसको ठीक करूंगा, ड्राइवर बनूंगा, या ऐसा कुछ करूंगा। तो वो उस प्रथा को तोड़ने का, तो उसका ना जिंदगी के प्रति एटीट्यूड इस तरीके से अलग होता है कि उसके अंदर सपने देखने की इच्छा अभी भी होती है, जहां पे लोगों की सपने देखने की इच्छा मर चुकी होती है, क्योंकि वो अपनी ना उस नियति को मान बैठते हैं कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, यही है, यही हमें मानना पड़ेगा, यही हमारे साथ होगा। लेकिन मुकेश जो है वो उस सच को नहीं मानता, बल्कि वो हिम्मत रखता है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार मुकेश का एटीट्यूड अलग था।
क्वेश्चन और आंसर समझे, अब आंसर लिखना कैसे है। देखो, मुकेश वॉज प्रिपेयर्ड टू लीव द फैमिलीज हिस्ट्री एंड विशियस साइकिल ऑफ ग्लास मेकर्स। मुकेश तैयार था छोड़ने के लिए अपने परिवार का जो इतिहास चलता आ रहा था ना, चूड़ी बना रहे हैं सब, उसको तोड़ने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, और ये जो बेरहम सा सर्कल चलता आ रहा था ना, ये एक साइकिल चल रही थी कि भाई चूड़ी बनाने वाले का बच्चा चूड़ी बनाएगा, उसके बाद उसके पीढ़ी भी, तो ये जो साइकिल चलती आ रही थी वो उसको तोड़ने के लिए भी तैयार था। ठीक है, ही फॉलोड हिज टेंडर हार्ट्स डिजायर, उसने अपने उस नाजुक दिल की ख्वाहिशों को क्या करा, उस ख्वाहिशों के पीछे भागने की कोशिश करी। ठीक है, टू ट्रेन एज अ मैकेनिक, उसके दिल की ख्वाहिश क्या थी कि वो मैकेनिक बन सके, उसने उसके पीछे अब उस सपने को चेज करने का सोचा, उस सपने को पूरे करने का वो सोचता है। और इसको पूरा करने के लिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मैं ट्रेनिंग भी ले लूंगा, मैं वो सारे काम सीख जाऊंगा जिसकी जरूरत है। ठीक है ना, ही विलिंगली अंडरटुक द बर्डन ऑफ वॉकिंग अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस टू द गैरेज। अब वो क्या बोलता है, अब वो खुद भी ये बोलता है कि भाई अगर मुझे दूर भी जाना पड़ेगा गैराज तक, है ना, सीखने के लिए, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, पर मुझे ये काम नहीं करना, मैं कुछ और करना चाहता हूं। तो ये अपने आप में उसका एटीट्यूड बताता है कि वो ना सपने देखने की इच्छा है और उनको पूरा करने की चाह भी है उसके अंदर, वो कुछ और करेगा। जहां पे लोग जो हैं उसी चीज में फंस के रह जाते हैं और अपनी जिंदगी को बाहर नहीं निकाल पाते उससे, तो वहां मुकेश के अंदर वो एटीट्यूड है कि वो बाहर निकालना चाहता है अपनी जिंदगी को। ठीक है, तो इस वजह से उसके अंदर क्या था, उसके अंदर साहस था कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो ऐसे ना फर्क है मुकेश और उसके परिवार की सोच में। ठीक है बेटा, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलो क्विकली हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सीमापुरी में रहने वाले, अब ये बेटा दोनों तरीके से आ सकता है क्वेश्चन कि फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों की जिंदगी बताओ कैसी थी, कि वो चूड़ी बनाते थे और ऐसी काली भट्टियों में बैठ करके जहां ना सांस ना हवा ना रोशनी आती थी, वहां चूड़ी बनाते थे और एक दिन उनकी आंखों की देखने की शक्ति खो जाती थी। हाँ, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है जहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई गिव अ ब्रीफ अकाउंट, यानी कि थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से, है ना, लेकिन इतना भी नहीं कि 2 लाइन में, थोड़ा सा डिटेल में बता दो कि भाई कैसी जिंदगी थी और क्या एक्टिविटीज थी उन लोगों की जो लोग सीमापुरी में रहते थे। अब सीमापुरी आप लोग को पता है ना, यहाँ पे ना चैप्टर के अंदर बताया गया है सीमापुरी में कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। ये सारे के सारे बांग्लादेश से भाग करके आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। सीमापुरी बहुत बड़ा स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ियां वहां पर बनी हुई हैं। यहाँ पे लोगों के पास पहचान नहीं है, लेकिन इनके पास इनके राशन कार्ड है। वो क्यों है, क्योंकि वो सरकार ऐसा कर रही है, सरकार इनको पहचान पत्र नहीं दे पाई, लेकिन राशन कार्ड बनवा दिए ताकि ये गरीब लोग उनको वोट दें, है ना। तो सब इनसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना काम बनवा रहे हैं। ठीक है, इनके यहाँ पर ना तो सही से, इनकी जिंदगी कैसी है वहां पर, ना तो सही से खाने को है, ना तो सही से धोने को है, ना तो सही से पीने को है, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। तो आप यही बताओगे कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों की दिक्कतें और जिंदगी कैसी थी और क्या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में होता था। यह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर जो कि चैप्टर में लिखी गई है कि सीमापुरी है तो दिल्ली का हिस्सा, है ना, क्योंकि दिल्ली के पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी मतलब बेटा अगर ये दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली के, है ना, दिल्ली के आउटलाइन, है ना, जो दिल्ली का बाहरी इलाका है, जो बॉर्डर है, दिल्ली के बॉर्डर पे है सीमापुरी, लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत दूर है। ये कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि है तो दिल्ली के पास ही, लेकिन फिर भी सोचो दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं बन पाया सीमापुरी, वो इतना पिछड़ा हुआ रह गया कि वो दिल्ली से के पास होकर के भी उससे बहुत दूर है। तो ये सारी लाइनें आप लिखोगे ना तो आपका आंसर बहुत बढ़िया बनेगा। देखो लिखना कैसे है, देखो अनीस जंग नोट्स इन लॉ स्प्रिंग दैट साहिब आलम्स लाइफ एंड एक्टिविटीज आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन गार्बेज। अच्छा, इसमें देखो चैप्टर के राइटर का नाम भी बता दिया इतने प्यारे तरीके से कि अनीस जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के अंदर क्या बताया है कि साहिब आलम की जिंदगी और उसके जिंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इर्द गिर्द घूमती हैं कचरे के, क्योंकि वो एक रैग पिकर है ना। दैट इज इन ट्रूथ गार्बेज इज देयर डेली सस्टेनेंस एंड टू देम इट इज नो लेस देन गोल्ड। इसका मतलब है कि गार्बेज उनका रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने में मदद करता है, क्योंकि कचरा उनके लिए सोने के जैसा है, क्योंकि कब ना जाने उसमें क्या मिल जाए। और वो है ना, जब कोई चीज उनके मिल जाती है, 1 रुपया मिल जाता है कचरे में, तो उनके चाह बढ़ जाती है कि शायद 10 रुपए और मिल जाए, शायद और मिल जाए, तो वो और खोजते चले जाते हैं। तो इनकी जिंदगी, सीमापुरी वालों की जिंदगी चल कैसे रही है, कचरा बीन बीन करके चल रही है। ठीक है ना। द पुअर रैग पिकर्स आर जनरली बेयरफुट। अब ये जो गरीब कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो नंगे पैर घूमते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो खुद भी बोलती हैं, जिसकी वजह से अनीस जंग खुद भी बोलती है कि ये घूमते नंगे पैर है, लेकिन ये क्या कहते हैं, लेकिन ना ये ना कहते हैं कि हमें चप्पल पहनना पसंद नहीं है। ये असल में क्या है, ये अपनी गरीबी को छुपाने का एक बहाना है कि बेचारे एक्चुअल में चप्पल खरीद नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने ये मान लिया कि हमें पसंद ही नहीं चप्पल पहनना, है ना। तो ये गरीबी को छुपाने का बहाना मानती है अनीस जंग, तो है ना। और वो क्या बता रही है कि करंटली रिसाइड इन मड स्ट्रक्चर्स। और वो कैसे रह रहे होते हैं, वो ना मिट्टी के घरों में, जहाँ पे टीन की छत या
ट्रैम्पोलिन की छत होती है, त्रिपाल की छत, है ना, जहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी नहीं आता जहाँ पे, ऐसी जगह पे ये रह रहे हैं। ठीक है, व्हेनेवर दे कैन फाइंड फूड, जहाँ पे भी उन्हें खाना मिल जाए ये जाकर के वहां अपने टेंट लगा लेते हैं, वहां रहने लग जाते हैं। ठीक है, और ये सीमापुरी में कहाँ कब से रह रहे हैं, पिछले 30 साल से भी ज्यादा आ चुके हैं, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इनके पास ना तो आइडेंटिटी है, ना ही परमिशन है, ना ही पहचान है, ना ही इजाजत मिली है, बस इन्होंने वहां पे अपने क्या है, खाली मैदान में अपने घर बना लिए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया बना लिया है। ठीक है, सो इस तरीके से वो रहते हैं, है ना, वहां पर। लेकिन इन सबके पास फिर भी क्या है, राशन कार्ड है, जिसकी वजह से वो वोट कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे देश की और इन लोगों की स्थिति भी पता चलती है कि भाई, है ना, तुमने पहचान पत्र बनवा नहीं रखे, लेकिन तुमने इनके राशन कार्ड बनवा रखे ताकि ये वोट करते रहें। तो पार्टी को वोट तो मिलते रहे, लेकिन इनके लिए कुछ कर नहीं रही है वो पार्टी, ना तो इनके पहचान पत्र बनवा रखे, ना कुछ कर रखा है। ठीक है, सो ये सब हमें समझ में आता है। गॉट इट? ओके, चलो, तो बेटा ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अब फिरोजाबाद के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा ना, दोनों ये चीजें जरूरी है कि सीमापुरी की जिंदगी कैसी है और फिरोजाबाद में जिंदगी कैसी है। तो देखो, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो षड्यंत्र रचती हैं किनके खिलाफ, इन चूड़ी बनाने वालों के खिलाफ, ताकि वो फिरोजाबाद में हमेशा गरीब ही रह जाएं। एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई, वो बताते हैं ना वहां पे, अनीस जंग जब बोलती है कि भाई आप अपनी खुद के कॉर्पोरेशन खड़ा कर लो, अपनी खुद की कम्युनिटी बना लो, आप खुद अपनी चूड़ियां बेचने का काम चालू कर दो, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बीच में दलाल है, पुलिस वाले हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये हमारे खिलाफ काम करते हैं, है ना। इन्होंने बीच में क्या कर रखा है, मिडल मैन, बीच में दलाल लोग रख रखे हैं, जो क्या करते हैं, जो कि हमारे पास सीधा पैसा नहीं आने देते, पैसा बीच में खा जाते हैं। तो ये वही आपसे पूछ रहे हैं, है ना, जिस वजह से ये सारे गरीब रह जाते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन कौन है वो लोग, किस वजह से ये लोग गरीबी से उठ नहीं पा रहे और गरीब रह जा रहे हैं फिरोजाबाद के लोग। तो आप यही समझाओगे कि अनीस जंग जो है वो बताती हैं कि देखो, ये जो दुनिया है ना फिरोजाबाद की, वो दो अलग अलग चीजों में बट चुकी है। फिरोजाबाद के अंदर दो अलग अलग दुनिया है। ठीक है ना। फैमिली स्ट्रैप्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग बैंगल्स मेड अप द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि दो ग्रुप कौन से हैं, इस शहर के अंदर कौन से दो ग्रुप बट चुके हैं। तो पहला तो ग्रुप वो है उन परिवारों का, जो परिवार क्या है, जो परिवार इस बंधन में फंस चुके हैं कि वो सदियों से चूड़ियां बनाते आ रहे हैं, ये पहले ग्रुप के लोग हैं, है ना। एंड दे हैड नेवर कंसिडर्ड करियर्स आउटसाइड ऑफ दोज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। और इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि भाई इसके अलावा भी कोई काम किया जा सकता है, पूर्वज यही काम करता है, तो इन्होंने इसको अपनी नियति मान ली कि ये हमारी किस्मत है, हम इसी परिवार में पैदा हुए हैं, चूड़ी बनाने वाले परिवार में, यही हमें बनाना है। तो एक तो परिवार ये है जो क्या है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, रीति रिवाज के हिसाब से बस चलता आ रहा है और चूड़ियां बनाता आ रहा है, और इन्होंने इसके अलावा कुछ करने का सोचा भी नहीं। ठीक है, दे वर अवेयर ऑफ हाउ लिटिल मनी दे वर मेकिंग एंड हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू मेक एंड्स मीट। और ये बेचारे, ये गरीब लोग ये भी जानते हैं कि कितना कम पैसा मिल रहा है चूड़ी बनाने से और कितनी मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। पर वहीं पर दूसरा जो है, दूसरा स्तर कौन सा है, एक तो ये ग्रुप हो गया इन परिवारों का, गरीबों का। दूसरा ग्रुप कौन सा है, इस दूसरे ग्रुप के अंदर आते हैं, बेटा मैं अब जो नाम अंडरलाइन करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। दूसरे ग्रुप में आते हैं साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, चालाक पॉलिटिशियंस, ये सभी आपको लिखने ही लिखने अपने एग्जाम में। ठीक है, जो कि क्या है, हु कोज्ड द किड्स इनटू चाइल्ड लेबर, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने, है ना, लोगों को धक्का, इन बच्चों को क्या है, जबरन बलपूर्वक धक्का मार रखा है कि वो बचपन से ही क्या करे, चाइल्ड लेबर, बचपन से ही वो मजदूरी में घुस जाएं। ठीक है, और वो ये जो डेंजरस, ये जो खतरनाक चूड़ी बनाने का काम है, और ये जो फैक्ट्रियां हैं, इनमें बैठ करके चूड़ी बनाए, क्योंकि बचपन से उस अंधेरे में लग जाते हैं, तो बड़े होकर के जल्दी आंख की शक्ति देखने की खो जाती है ना। बोथ यंग एंड ओल्ड वर कॉट इन दिस टेरिबल लूप। अब दोनों, बूढ़े लोग, बच्चे, सारे के सारे इस जाल में फंसे हुए हैं, और अगर वो इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो पुलिस जो है वो इनको अरेस्ट करके ले जाती है। ठीक है, दे व्यूड इट एज अ डिवाइनली मैंडेटेड ब्लड लाइन दैट कुड नेवर बी ब्रोकन। इस वजह से ये लोग क्या है, ये लोग मान के चलते हैं कि ये हमारी नियति में ही लिखा हुआ है, ये हमारे खून में है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम घर में पैदा हुए हैं चूड़ी बनाने वाले के, तो अब बच्चों को चूड़ी ही बनानी है। वो अब ना अपनी किस्मत मान बैठे हैं इस चीज को। ठीक है, दे नेवर कंसिडर्ड क्रिएटिंग अ यूनियन। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम एक यूनियन बनाए, है ना, हम इनसे लड़े, हम अपने हक के लिए लड़े, कभी नहीं सोचा। दे नेवर स्पोक अप टू एस्केप द वेब ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने कभी बात करने की कोशिश नहीं करी कि आवाज उठाएं और इस चंगुल से, इस गरीबी के चंगुल से निकले। ठीक है, एंड ग्रास्प ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज दे हैड एक्सेप्टेड इट एज देयर फेट। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ब्यूरोक्रेट से और इन सब के खिलाफ आवाज उठाएं और इस चंगुल से निकले गरीबी के, क्योंकि ये लोग मान चुके हैं कि भाई यही है, एक्सेप्ट कर लिया है कि यही होना है हमारे साथ, तो किस बात के खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके, चलो, सो क्वेश्चन 6 भी हो गया। क्वेश्चन 7 पर आते हैं।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देयर वर टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। When did Douglas start fearing water? Which experience had further strengthened its hold on his mind and personality? भाई ऑल इंडिया 2010 में भी आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से आप समझ गए? डीप वाटर चैप्टर से है, विलियम डगलस ने जो लिखा है। सवाल जो है वो कह रहे हैं कि विलियम डगलस कहते हैं ना कि मेरे दिल के ऊपर क्या था, मेरे दिल के ऊपर एक बहुत तगड़ा भय चढ़ चुका था, ठीक है, जो मेरे दिल के ऊपर हावी हो रहा था, भय, उन लहरों का भय। तो अब वो बोल रहे हैं कि इन लाइनों से आपको समझ में आता है कि डगलस पानी के डर की बात कर रहे हैं। तो कब डगलस का पानी का डर शुरू हुआ और किस अनुभव के बाद ये डर और ज्यादा हो गया? तो आप यहां पर ये बताओगे कि जब वो 3-4 साल के थे और अपने पिता के साथ पहली बार कहां गए थे, है ना, कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे, तो वहां पर ये जो डर है उनका चालू हुआ था, ठीक है। जब वो खड़े थे और एक लहर आई और लहर से वो टकरा करके नीचे गिर गए, अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी, तो छोटे बच्चे के दिमाग में एकदम आ गया कि अरे मैं डूब जाऊंगा। वहां से डर चालू हुआ। और डर ने और पकड़ कैसे बनाई? जब वो 10-11 साल के हो गए थे और उन्होंने YMCA पूल में जाकर के सोचा कि मैं यहाँ स्विमिंग सीखूंगा, और एक बच्चे ने उनको पानी में डाल दिया और फिर वो लगभग मरते मरते बचे। वहां से इनके दिमाग में जो डर बैठा था ना, वो डर बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया था। और वहां से क्या हुआ, और वहां से ये और ज्यादा इनको क्या कर गया, देखो जो होल्ड है, जो जो पकड़ है डर ने, वो ज्यादा बना ली थी, ठीक है। डगलस हैड बीन नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स एट द कैलिफोर्निया बीच, ठीक है। जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो लहरों से टकरा के गिर गए थे। वेव्स जो है वो उनके ऊपर से चली गई थी, है ना, तो वो बहुत डर गए थे। वाटर्स ओवरवेलमिंग पावर टेरिफाइड हिम, है ना, पानी की उस ताकत ने, वो वेव्स ने उनको डरा दिया था। और उनके अंदर एक क्या हो गया, एक घृणा, एक डिसलाइकिंग, ठीक है, पैदा हो गई पानी के प्रति। फिर जब डगलस आप कह सकते हो 11 साल के हुए, तब उनका जो पानी के प्रति घृणा है और जो एवर्जन है वो और ज्यादा बढ़ गया, है ना, उनके दिलो दिमाग पे चढ़ गया था वो डर। क्यों? क्योंकि डगलस वाज थ्रोन इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। डगलस को स्विमिंग पूल के उस गहरे तरफ डुबो दिया गया था जब वो एक 18 साल के बच्चे के द्वारा, ठीक है, क्लियर है ना। सो फॉर द सेकेंड टाइम द डिसेंट इनटू वाटर वाज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। तो जो ये दूसरी बार ये एकदम से डूबे थे ना पानी में, ये इनके लिए बहुत डरा देने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि लगभग मर गए थे। इनके पैर पैरालाइज हो गए थे, इनके लंग्स डूबने दर्द करने लग गए थे, इनका दिल और दिमाग ऐसे धक 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 कर रहा था, इनको घुटन हो रही थी। वो जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद से इनके दिमाग में डर बैठ गया था। तो आप यही बताएंगे, ठीक है ना। कीपिंग हिज कूल ही पुश्ड हिमसेल्फ, जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को सरफेस पे लाया, बहुत मुश्किलें करी, है ना, जैसे तैसे ये वापस से क्या हुए, होश में आए। तो आप यही सारी चीजें बताओगे कि ये सब इनके साथ हुआ, जिसकी वजह से दिलो दिमाग पर बहुत तगड़ा एक असर पड़ा और इनके दिमाग में डर बैठ गया था। किसको लेकर के? पानी को लेकर के। इतना क्लियर है आप सभी के दिमाग में? ठीक है। सो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए? हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए 7। 3 और क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर सब क्लियर है तो जल्दी बताओ, हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर।